निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी। एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी में भरा जोश। हालांकि दिग्गजों के मुकाबले छोटे में ज्यादा रौनक। मिड कैप इंडेक्स पहली बार 55,000 के पार। मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार 8वें दिन तेजी। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर में खरीदारी। रियल्टी, मेटल और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा रौनक। पन्ना सीमेंट के अधिग्रहण के बाद अंबुजा सीमेंट करीब 2% उछला। दूसरे सीमेंट शेयरों में भी तेजी। एसीसी, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट में अच्छी खरीदारी। अंबुजा सीमेंट ने करीब 10,500 करोड़ रुपए की इंटरप्राइज वैल्यू में किया है सौदा। दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले अच्छे प्रीमियम ग्रोथ से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3% उछला। मई महीने में 22% की दिखाई ग्रोथ। मार्केट शेयर भी बढ़ा। और जोश में दिखाई दिए पेपर शेयर। स्टार पेपर, जेके पेपर, सेसाशाही पेपर 5 से 8% के उछाल के साथ कर रहे हैं कामकाज। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शुक्रवार का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ी है और इस रिकवरी में मेजरली बैंक्स का एक कंट्रीब्यूशन है जो कि अच्छे कंट्रीब्यूशन था। निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स में आपको बैंक्स ही दिखाई पड़ेंगे और उसमें भी एचडीएफसी बैंक जो कि प्रोमिनेंटली 1600 की दहलीज पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अच्छी तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास एचडीएफसी बैंक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अलग अलग माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के जरिए भी और अदरवाइज भी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप सीधे सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं हमें ट्विटर पे और वहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज सबके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद भी हैं। सर्वेंद्र से हम बातचीत करेंगे पहले मार्केट्स को लेकर। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछली बार आपका स्टांस था नेगेटिव टू न्यूट्रल, अब वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, थॉट अब ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था कि वो बाय ऑन डिक्लाइन हो गया है। अब क्योंकि वो पुलबैक इतना शार्प आया है तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड न्यूट्रल हो गए, क्योंकि आपको ऊपर में कहीं 700-800 पॉइंट का अपसाइड दिख रहा है और आप देखेंगे कहीं भाई नीचे में अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढेंगे तो सारे 22,500 22,600 के आसपास आएंगे। तो जब आप सपोर्ट एरियाज के आसपास जब गिरेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उस केस में पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड्स बनेंगे। बट फिलहाल अगर न्यूट्रल में है बाजार तो न्यूट्रल टेरिटरी में आया हुआ है। पुल बैक शार्प रहा इलेक्शन वीक के बाद, तो जो थोड़े बहुत लॉन्ग कॉल्स बने वो 3-4 दिनों में फटाफट सब टारगेट्स आ गए हैं। तो अब ये लॉन्ग वीकेंड है, थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा धैर्य रखें और बाजार को थोड़ा कूल ऑफ होने दें, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव होने दें जिनको बाय ऑन डिक्लाइन के ट्रेड करने हैं। बट ओवरऑल जैसे आप लोग भी बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म अगर आप देखें 2-4 दिन के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा स्ट्रेट है मार्केट, थोड़ा रेजिस्टेंसेस के आसपास है। इंट्राडे सेटअप्स में थोड़ा ओवरबॉट है, तो एक छोटा करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आ सकती है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ों के आसपास हैं, तो एक राउंड नंबर 50,000 बैंक निफ्टी का अब टिकने लगा है तो वो एक अच्छी बात है। और निफ्टी भी कहीं अब 24,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बहुत दिनों से बहुत लोगों के टारगेट्स रहे हैं 24,000 के आसपास, तो आई थिंक बुल्स की खासतौर से वो टारगेट्स रहे थे, तो आई थिंक उन एरिया की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट इमीडिएटली यहाँ से जाएगा ये कहना मुश्किल है। मुझे भी लगता है यही है, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा 2-4 दिन का एक थोड़ा सा करेक्शन आए तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाए और उसके बाद वो ट्रेड अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है मार्केट्स के अंदर, तो उस हिसाब से भी आप लोग काम करिएगा, ये सर्वेंद्र का मानना है। सर्वेंद्र, अब एचडीएफसी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो कैचअप का हम गेम बोलते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस में कहीं कैचअप आती है, तो आई थिंक अगर वो कैचअप का गेम है और शुरू हुआ है तो फिर बढ़िया देखते हैं, चलना चाहिए। सो आई थिंक अर्ली डेज अपना 200 दिन का एवरेज, इसने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिगेन किया है लास्ट 7-8 दिनों में और अब टिकने लगा है। तो यस, डेफिनेटली थोड़े अपसाइड्स यहाँ पेंडिंग हो सकते हैं, बट ये भी मान के चलिए कि 2020-21 के बाद से बहुत ज्यादा 1750 के बाहर जाके टिक नहीं पाया है। तो टारगेट्स उसी रेंज में लेने चाहिए। अगर किसी को लेने हैं तो आई थिंक 1725 1730 ये एरियाज में हमेशा वो कहीं अटका है जाके, तो उन एरियाज के आसपास अगर किसी को टारगेट्स लेने हैं तो बिल्कुल लिए जा सकते हैं। और 200 दिन के एवरेज के आसपास जो मेरे हिसाब से तकरीबन आई थिंक 1550 से थोड़ा नीचे है, आई थिंक 1526 के आसपास है, तो आई थिंक उन एवरेज के पास नजर रखें। और ऊपर में जैसे मैंने बोला 1725 से 1750 के दायरे यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं अगर इसने कैचअप किया तो। ओके, तो एचडीएफसी बैंक 1750-1700 के आसपास आके शायद थोड़ा थक सकता है, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है।
चलिए अब सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करते हैं और जो सवाल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे पास आ रहे हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल संजीव जी का आया है। उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 500 शेयर ले रखे हैं 233 रुपए के दाम पर। अगले 6 से लेके 8 महीने के दौरान वो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या टेक्समैको रेल में वो निवेश करें। 500 शेयर उन्होंने वहाँ पर भी ले रखे हैं 52 रुपये के दाम पर। उन्होंने ये सवाल भेजा है ऑस्ट्रेलिया पर्थ से। क्या करना चाहिए इन्हें सर्वेंद्र? देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में तो मैं इनसे माफी चाहूंगा, किन्हीं कारणों से मैं उस पर राय नहीं दे पाऊंगा। दूसरा स्टॉक जो इनका टेक्समैको रेल में कहते हैं कि और निवेश करना चाहिए। तो देखिए, आपका पहला बाइंग प्राइस जो मैंने सुना अगर 50 रुपए के आसपास है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से वहां डिसेंटली इन द मनी है। थोड़ा ओवरबॉट है स्टॉक, तो अगर नए थोड़ा और जिसको आप बोलते हैं कि इसमें आप और पैसा डालना चाहते हैं तो थोड़ा आई थिंक 30-40 पॉइंट की गिरावट आए, तकरीबन 170-75 के आसपास मिले तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़े बेहतर हो जाएंगे। उस केस में आप थोड़ा नया निवेश वहां पे ट्राई कर सकते हैं। बट जब आप नया लेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ नए पे हमेशा स्टॉप लॉस। तो आप जब नया लेंगे तो उसमें 160 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस भी रखेंगे नई क्वांटिटी के ऊपर, तो और लेंगे जरूर तकरीबन 175 के आसपास ही, अभी नहीं। तो आपको राय दी गई है टेक्समैको रेल के संदर्भ में भी। अभी अगर आपके पास है तो आप बने रहिए। एस परियल साहब का कोलकाता से एक सवाल आया है। उनके पास दीपक नाइट्राइट के 25 शेयर हैं और 2200 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या कहेंगे सर्वेंद्र आप, क्योंकि इनका नजरिया 3 से 6 महीने के दौरान का है? नहीं, देखिए 3 से 6 महीने के नजरिए के हिसाब से तो मुझे लगता है कि वैसे तो स्टॉक काफी अपनी अपर एंड की रेंजेस के आसपास ही है। अगर आप इसका एटीएच देखें तो तकरीबन इसने बनाया था यूक्रेन वॉर वाले हाई में कहीं ये 3000 के आसपास गया था, उसके बाद से करेक्टिव मोड में ही है। तो इमीडिएटली मुझे दिखता है कि अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से पूछे तो 2600-2650 के एरियाज वो रहेंगे, वहां पे रेजिस्टेंस रहा है। तो आई थिंक उन एरियाज के आसपास अलर्ट रहें, थोड़ा मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। और इन द मीन टाइम आई थिंक इनको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए 2350 पे। तो 2350 नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें और ट्रेड बने रहें। दिलीप गुप्ता साहब के पास सीडीएसएल के शेयर हैं 200 शेयर हैं 2150 रुपए के दाम पर। इन्हें क्या करना चाहिए? आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहें। यहाँ पे भी थॉट यही है कि ओवरऑल सेटअप अच्छे चल रहे हैं, जब तक तब तक चलने दें। यहाँ पे भी जरूर लेवल जरूर ध्यान रखें कि भाई 2200 से बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया है पूरे 2024 में। जो भी आपको दिखेंगे वो तीनों के तीनों सप्लाई एरियाज या टॉप जिनको हम बोले शॉर्ट टर्म, वो तकरीबन 2300 के आसपास ही हैं। तो उन एरियाज के आसपास माफ कीजिएगा 2200 के आसपास ही है। तो 2200 के आसपास कहीं थोड़ा सा अलर्ट रहे। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर एक फेलियर का चांस बनता है, तो अलर्ट रहे वहां पे और दोबारा राय ले लेंगे। एक सवाल पूछा जा रहा है आर के पांडे जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि बीपीसीएल को क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए? अगर 5 साल का नजरिया लेकर चला जाए तो अभी क्या खरीदारी करें? देखिए, आपके चैनल्स पे ही हमेशा से मेंटेन रखा है मैंने कि एक बहुत बड़ा रिस्क, ओएम्स बहुत अच्छे लगते थे नीचे के लेवल्स में, बट अब थोड़े से ज्यादा अब थोड़ा चल चुके हैं काफी। तो अब वो रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया नहीं रह गया कि इनको 3 साल का एक ब्लैंकेट कॉल दिया जा सके। उसके बीच में एक सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से जो है कमोडिटी मार्केट्स का, जो मैं लास्ट डेढ़ साल से ऑलमोस्ट 2 साल से आपके चैनल पे ही बोल रहा हूँ कि क्रूड 70 के नीचे WTI जा नहीं रहा है अब तकरीबन 1.5-2 सालों से। और 70 के आसपास हमेशा हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि जो कमोडिटी प्लेयर्स हैं वो इसको थोड़ा सा लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं, और थॉट हमेशा यही रहता है कि ये 95-100 की तरफ जाएगा। तो 2 राउंड हो चुके हैं इसके पहले, ये तीसरा राउंड चल रहा है। 70-72 से वापस 80 तकरीबन हो चुका है। मुझे लगता है फिर से 95-100 तक जाएगा। ओईएम्स को प्रेशर रहेगा। बात ये नहीं है, मैं कैच ये बोल रहा हूँ कि अगर 100 का ब्रेकआउट हुआ, जो इस बार लग रहा है कि हो जाएगा, तो फिर बहुत समस्याएं ओईएम्स के लिए आ सकती, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए आ सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि क्रूड ही एक ऐसा एसेट क्लास है और सिल्वर, दो बड़े एसेट क्लासेस में यही दो एसेट क्लासेस ऐसे हैं जो अपना 2008 का हाई अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। क्रूड एक बार वहां गया लेकिन निकाल नहीं पाया, सिल्वर तो वहां गया ही नहीं है। तो आई थिंक ये दोनों कैचअप करेंगे। जब हम कैचअप बोलते हैं स्टॉक्स में, तो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू ब्लड जो कमोडिटीज हैं क्रूड और सिल्वर, ये नहीं जाएंगी ऐसा मैं मानता नहीं। ये जाएंगी वहां पे, ये कैचअप करेंगी और बहुत फास्ट करेंगी। लग रहा है कि वो लेग्स चालू हो गए। तो क्रूड अगर वापस 140 जाता है तो मुझे ओएमसी तो बेचने का मन करेगा, लेने का मन नहीं करेगा। इनफैक्ट मुझे याद है आपने सबसे पहले 60 या 65 के जोन में आईओसी की बात की थी और आज आपके सामने आईओसी में क्या ज़बरदस्त चाल आई है। तो आप ओएमसीज को सही टाइम पे आपने एक बार ट्रैक भी करा है और सही समय पर राय भी दी है खरीदारी की। इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है मनोज जी का। इनके पास पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं 8500 रुपये के दाम पर, 200 शेयर हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए,
यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि भाई ये भी अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो उतना चल नहीं पाए हैं, और निफ्टी के साथ नया हाई नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल आप देखेंगे कि जिस तरह से चल रहा है, एटीएस लगा के चल रहा है और उसका डेटा एडजस्टेड है मेरे पास, तो डेटा भी कम है। इसका बड़ा भाई तो नहीं लगा पा रहा है नए हाइस, बट ये किन्हीं कारणों से लगा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे आप फिलहाल बने रहें और 190 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें। पीटीसी इंडिया नहीं, सर्वेंद्र, पीटीसी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो 13,000 रुपये 12,000 रुपये की रेंज में भी कामकाज कर रहा है। हाँ, मैंने भी वही डाला, मैंने भी उसी को देख के बोला कि वो चल रहा है। हम्म। पीटीसी जो है वो नहीं लगा पा रहा है नए हाई, बट पीटीसी जो एडजस्टेड उसमें से कुछ निकला होगा। मैं इसको ये बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रैक में नहीं है, 13,850 रुपए का भाव मेरे पास दिखा रहा है फिलहाल। आई थिंक उसमें ऑल टाइम हाइज लग रहे हैं और मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लेवल्स आएंगे, माफ कीजिएगा, वो रहेंगे तकरीबन 12,000 के नीचे। अगर आप ट्रेड में हैं तो 12,000 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आप यहाँ पे बने रहें। तो मनोज जी, 12,000 के नीचे के आप स्टॉप लॉस लगा के 12,900 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप बनने जा सकते हैं। और आज दोपहर में 1:30 बजे हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी पीटीसी की, तो आप उनको भी वहाँ पर सुन सकते हैं। इसके अलावा पराग नायक साहब के पास एक शेयर है जेन टेक्नोलॉजीज़ के, करीब 83 रुपये 50 पैसे के दाम पे 35 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जेनटेक में तो मुझे लगता है कि फिलहाल मोमेंटम सेटअप अच्छे चल रहे हैं, तो आई थिंक ट्रेड में यहाँ पे बने रहे हैं और 1020 के आसपास अगर एक टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो लगा के रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे नेक्स्ट एटलीस्ट 15 टू 20 डेज। और एक बार दोबारा राय लें, अभी उतने सेटअप क्लियर नहीं है, बट 15-20 दिन में क्लैरिटी और आ जाएगी कि भाई ये ब्रेकआउट करने वाला है कि नहीं। उस केस में मैं इनको ज्यादा बढ़िया राय दे पाऊंगा, बट फिलहाल 1020 का स्टॉप लॉस। ओके। रितेश कुमार घई साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास ये नए निवेशक हैं और ये 5 लाख रुपए बाजार में अभी लगाना चाह रहे हैं, क्या आप इन्हें राय देंगे? अभी निवेश करें, वेट करें, क्या करें? देखिए, अब तो ये स्टॉक स्पेसिफिक क्या करना चाहते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, बट एज अ कलेक्टिव एलोकेशन कॉल आई थिंक स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट 50% एलोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। थॉट वही है कि निफ्टी 200-400 पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाए और आपको अगर 23,000 के आसपास मिले, वहां रिस्क बेटर हो जाएंगे, क्योंकि 1,000-1,200 1 पॉइंट की अपसाइड रहेगी और 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो वहां पे 1:2 का रिस्क बनेगा। तो वहां से आई थिंक 50% एलोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं तो वही बोलता हूँ, स्टार्ट करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं है। स्टार्ट करिए, 50% से करिए, 50% ड्राई पाउडर रखिए, क्योंकि आप आ रहे हैं काफी सालों के बाद एक एलिवेटेड लेवल पे, तो 50% से स्टार्ट करिए। हिल पटेल जी का एक सवाल है, इनके पास 1440 की कॉल है अदानी पोर्ट की, इसमें आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, ऑप्शन का खेल तो पूरा टाइम का रहता है। अब यहाँ पे अब ये यही मान के चलें कि भाई फटाफट यहाँ ब्रेकआउट हो जाएंगे और इन द मनी हो जाएंगे, पैसे बनने लगेंगे। एक्सपायरी को दिन मेरे ख्याल से एक 10-15 रह गए हैं। तो थॉट यही है कि भाई प्रीमियम पे कहीं एक जरूर कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा मुनाफे में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें मेरे हिसाब से, और बने रहे ट्रेड में हफ्ते भर। ओके। सरोज कुमार तिवारी जी के पास जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर हैं, करीब 500 शेयर है 83 रुपये के दाम पर, और आईओसी भी है 200 शेयर 175 रुपये के दाम पर। दोनों पे आपकी राय? देखिए, जीएमआर में तो अभी फिलहाल जैसे मैंने बाकी स्टॉक्स का भी बोला कि जो स्टॉक्स चल रहे हैं और बाजार के साथ मोमेंटम में हैं, आई थिंक उनमें से ये भी है। नया हाई इमीडिएटली पूरा मार नहीं पाया है, बट आई थिंक ज्यादा दूर भी नहीं है, 94 के आसपास के लेवल्स हैं। 9460 कुछ दिख रहा है, तो आई थिंक वो नए हाईस के आसपास ही है, तो मानेंगे मोमेंटम अच्छा चल रहा है, जब तक चलने दें। आई थिंक पिछले क्लस्टर एरिया से जहां से ब्रेकआउट किया है वो लेवल है तकरीबन 89 के आसपास, तो 89 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में यहाँ पे बने रहें। और जहां तक रही आईओसी की बात, थॉट वही है ओईएम से ऑयल ओएमसीज के लिए कि भाई आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। क्रूड एक रिस्क है, पीछे से बहुत सारा चले हुए हैं स्टॉक्स, तो थोड़ा अलर्ट रहें, ऊपर में मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। डेक्स्टर मॉर्गन के ट्विटर हैंडल से एक सवाल आया है, 10,000 शेयर हैं इनके पास एनएचपीसी के, 103 रुपये के दाम पर, 1 महीने का नजरिया है, क्या करें? देखिए, 1 महीने का नजरिया सबसे मुश्किल नजरिया होता है। शॉर्ट टर्म हमारे लिए जो हमारा शॉर्ट टर्म है 1 से 3 महीना, बाकी तो बाजार में आजकल लॉन्ग टर्म ही लोगों का 3 महीना है। बट बहुत मुश्किल है सवाल यहाँ पे कि इनको, मैं मेरे हिसाब से तो भाई कोई ऐसे कन्विंसिंग सेटअप्स नहीं बन रहे हैं कि मैं इनको बोलूं खड़े रहें, कॉस्ट के आसपास है। मेरी राय रहेगी, अगर 1 महीने का व्यू ले रहे हैं तो मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, मेरे हिसाब से तो इनको निकलना चाहिए। जब कोई व्यू नहीं हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो बेस्ट थिंग है कि आप कुछ मत करिए।
चलिए, अविनाश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि एबीबी, एल&टी, कमिंस और सीमेंस, इन सब में सबसे अच्छा शेयर निवेश के लिए कौन सा रहेगा? देखिए सारे के सारे बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से चले हुए स्टॉक्स हैं, बट आई थिंक जाऊंगा तो फिर लिक्विडिटी के साथ जाऊंगा, और सबसे लिक्विड इसमें मुझे जो लगेगा और जो सबसे अच्छा सेटअप जिसके बनते हैं वो लार्सन है। तो धीमे धीमे अगर आपको सिप करनी है तो आप लार्सन में सिप करिए ग्रेजुअली। ओके, पंवर साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये एशियन पेंट में अभी के लेवल पे खरीदारी करें? देखिए एशियन पेंट में मेरा थोड़ा व्यू ये है कि देखिए बाजार जहां इतना रिकवर कर चुका है, सब बाजार फटाफट रीगेन कर चुका, बट ये अपने 200 दिन लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे ही ट्रेड होते रह रहा है, और वहीं पे फिलहाल किसी कारण से सप्लाई है तभी उसके नीचे है। देखिए आप इतने बड़े स्टॉक को कहीं नीचे किसी भाव पे रखते हैं, मतलब वहां पे सप्लाई है। तो जब तक 3000 के ऊपर साइकोलॉजिकल मार्क और वहीं पे उसके एवरेजेस भी हैं उससे थोड़ा सा नीचे, तो आई थिंक जब तक 3000 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए। तो 3000 के ऊपर एक बार ही बंद होने दीजिए, उसके बाद एशियन पेंट्स को आप फिर भी पिक कर सकते हैं। VSJ की तरफ से एक सवाल है, मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने एक्सिस बैंक का एक लॉट ले रखा है 1207 पर, और ACC का एक लॉट ले रखा है 2557 पर। दोनों पर आपकी राय? आपने दूसरा नाम क्या बोला? थोड़ा वॉइस ड्रॉप हो गई। ACC और एक्सिस बैंक। ACC जी। देखिए एक्सिस बैंक और बैंक निफ्टी, ये आप समझ लीजिए कि वो जो हमने एग्जिट पोल वाले हाई मारे थे, किन्हीं कारणों से अभी उनके ऊपर नहीं जा पाए हैं, तो अभी आप इनको पुल बैक की कैटेगरी में ही डालेंगे। तो एक्सिस बैंक की तो मेरी राय रहेगी कि भाई बैंकिंग में जब थोड़ा सा जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए तो उछालों में, जैसे मैंने बोला, कॉस्ट आए तो थोड़ा मेरे हिसाब से तो इनको यहाँ पे निकलना चाहिए। और जहां तक रही एसीसी की बात, थॉट यही है कि आई थिंक नीचे से इसका मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है, न्यूट्रल से चला है। ये भी एग्जिट पोल के हाइस के बियॉन्ड अभी निकल नहीं पाया, बट इसके सेटअप अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से निफ्टी के साथ रेगुलरली इंट्राडे में नए हाई मार रहा है। तो यहाँ मेरे ख्याल से बने रहें, और क्योंकि फ्यूचर्स के ट्रेड है तो मैं यही मान के चलूंगा कि ट्रेडिंग पोजिशन है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, 2590 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें एसीसी में, और मेरे ख्याल से ट्रेड में फिलहाल बने रहें हफ्ते भर। ओके, एक सवाल दीक्षित जी का है। इनके पास टाटा टेक के शेयर हैं 500 शेयर, और ये 5 साल का नजरिया रखते हैं। हालांकि इसकी हिस्ट्री बहुत नहीं होगी, लेकिन अदरवाइज आप क्या राय रखेंगे? देखिए जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा है, मतलब अभी कोई कोई ऐसे कोई सेटअप्स बने नहीं है, उतना ज्यादा डेटा भी नहीं है, जैसे आपने राइटली पॉइंट किया कि इसमें कोई बड़ा कॉल नहीं है, और 5 साल का कॉल तो उतना डेटा, 5 साल का डेटा हो तो जाके कहीं 5 साल का कॉल लें, तो आई थिंक 5 साल का कॉल तो इसमें प्रैक्टिकली टेक्निकली इम्पॉसिबल है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि आप क्लोजिंग बेसिस पे जब इसका चार्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म में डेली में, तो आपको लगता है कि 1000 रुपए के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल मार्क भी है, उसके नीचे ज्यादा बंद नहीं करता है। तो लास्ट अगर मैं 3 फरवरी के बाद से इसका डेटा देखूं तो 1000 के नीचे कभी बंद नहीं हुआ है, ज्यादा एक आध दिन हुआ होगा तो हुआ होगा, बट उसके नीचे टिकता नहीं। तो आई थिंक 1000 रुपीज का सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस जी। दीपक ग्रोवर साहब के पास त्रिवेणी टरबाइन के शेयर हैं 50 शेयर 650 रुपए के दाम पर। 6 महीने का इनका नजरिया है, क्या करें ये? देखिए 6 महीने का नजरिया है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे फिलहाल तो एक अग्रेसिव ट्रेल बना के, स्टॉप लॉस बना के बने रहें, और इसको ट्रेड को 1 से 3 महीने और दे दें। मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो 527 के नीचे कहीं आएंगे स्टॉप लॉस, तो आई थिंक 524 का इनको एक स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें 6 महीने के साथ। कार्तिक सूरी साहब के पास आदित्य बिरला फैशन के 210 रुपए के दाम पर शेयर हैं, और मुथूट फाइनेंस के 1475 रुपए के दाम पे शेयर हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों पे? देखिए आदित्य बिरला फैशन में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से चाहें तो ट्रेड में बने रहें। यहाँ पे आई थिंक 315 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे लगा के चलना चाहिए। और इनका जो दूसरा स्टॉक है उसमें मेरे पास अभी, जैसे मैंने बोला, अभी कुछ वो बीचों बीच कहीं कश्मकश में कोई रिस्क रिवॉर्ड उतने बड़े नहीं है, तो आई थिंक इस पे 15 दिन के बाद दोबारा एक बार राय ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, इसके अलावा एक सवाल प्रियंका जैन ने पूछा है। इनके पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर हैं, ये नजरिया लंबी अवधि का रखती हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए लंबी अवधि का अगर नजरिया रखती हैं तो फिर आई थिंक बने रहे हैं, क्योंकि कारण मैं इसको इनको बता दूं, क्योंकि देखिए जो 2021 के जो हाइज रहे वो ये स्टॉक काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो और काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, और वो ब्रेकआउट तकरीबन 70 रुपए के आसपास था। तो थॉट यही है कि 69-70 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, अच्छा एक कनेक्शन यहाँ पे मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर हो चुका ऑलरेडी इसमें 100 रुपए से,
तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बहुत ज्यादा 69 के नीचे जाएगा ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा। और वहीं पे इनके कहीं स्टॉप्स होने चाहिए, और ऊपर में अगर 5 साल का नजरिया लेके चलें तो कम से कम यहाँ पे इनको 140 150 के टारगेट है उसके अबव लेके चलने चाहिए। 2x 3x तो हो ही जाएगा अगर सारा कुछ सही रहा। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में। ओके। बजाज हिंदुस्तान पे एक सवाल आया है चंदन जी का। इनके पास 38 रुपए के दाम पे 1586 शेयर हैं। शुगर में वैसे भी अच्छी तेजी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए चीनी में सेटअप्स अच्छे हैं नो डाउट, और रॉ शुगर के भी अगर आप सेटअप देखें तो फिलहाल अच्छे बन रहे हैं। लग रहा है कि रॉज में भी एक तेजी रहेगी और वापस 22-24 सेंट वाले वहां पे भाव आएंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है तो थोड़ा इसको मैनेज इनको करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से कहीं इनको 35 रुपए के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और फिलहाल ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके। एक विद्या जी का सवाल है, ये पूछ रही हैं कि सीमेंस को अगर ये ऐड करना चाहें तो कौन सा लेवल इनके लिए सही रहेगा जहां पर ये ऐड करें? देखिए सीमेंस को ऐड करना चाहेंगे तो अब सारे टच पॉइंट्स वहीं जाएंगे जहां इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आए थे और वो जो स्पाइक्स बने थे। आई थिंक उन एरियाज के आसपास ही अच्छे रिजल्ट बनेंगे, स्पेशली स्टॉक्स के लिए जो हाई बीटा स्टॉक्स है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल तकरीबन 6600 के आसपास मुझे लगता है, क्लोजिंग बेसिस पे मुझे वहां पे दिख रहा है 6600 के आसपास कहीं अगर आए तो फिर ऐड करना शुरू करना चाहिए। एक सवाल जो आ रहा है वो है BEML के एडिशन को लेकर भी। BEML शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करके चल रहे हैं देवेश सोनी साहब, आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के एंगल से ही देखें, और मेरा शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीना है, मैं ये हमेशा क्लियर करता हूँ। उस नजरिए से इनका स्टॉप लॉस कहीं 3900 के नीचे होना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन, जब आप कोई स्टॉप भी रख रहे हैं तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन तकरीबन 47-4800 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर उस एक्सपेक्टेशन से और स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं तो बने रहे। ओके। इसके अलावा जो और सवाल आए हैं उसमें एक मान इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल आया है प्रवीण प्रजापति साहब का। 435 रुपए के दाम पर इनके पास शेयर हैं, क्या करना चाहिए? देखिए सेटअप्स तो अच्छे बने हुए हैं, बढ़िया से कंसोलिडेट हो रहा है। फाइनली ब्रेकआउट हो जाएगा तो और अच्छे लेवल्स यहाँ पे निकलेंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल रहेगा थोड़ा सा, 420 के ऊपर डिसाइसिव एक ब्रेकआउट चाहिए। वो आ जाता है तो आई थिंक फिर ट्रेड में बने रहें। पुनीत मल्होत्रा साहब पूछ रहे हैं इनके पास भारत रसायन और एंजल वन, इन दोनों के शेयर हैं, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो इन दोनों में क्या करें? मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ। देखिए भारत रसायन में तो मैं इनको बोलूंगा कि फिलहाल तो देखिए बड़ा शार्प एक मूव यहाँ पे आया हुआ है, और फिलहाल मेरे हिसाब से अगर चाहें तो यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। साइकोलॉजिकल 10,000 का जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से टिक रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे अब अगेन हाई बीटा स्टॉक है, थोड़ा लिक्विडिटी इसके इशू रहेंगे, कम शेयर ट्रेड होते हैं इसमें, तो आपको एक वाइड स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आई थिंक 10,000 के नीचे, राउंड नंबर के नीचे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरे हिसाब से आ सकता है। तो अगर आप वहाँ स्टॉप लॉस पे कंफर्टेबल है तो आई थिंक उस 10,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए। और जहां तक रही एंजल वन की बात, आई थिंक बाजार के फ्लेवर के साथ यहाँ पे भी आपको सेटअप देखने के लिए मिलेंगे। एक बढ़िया करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4,000 से लेकर 2,500 तक का आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पर जो मुझे दिख रहा है 2,500 के बहुत ज्यादा नीचे जाता नहीं है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड एरियाज के आसपास, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड एरियाज में है। 2450 का अगर आप एक स्टॉप लेते हैं तो ऊपर में 3,000 तक के टारगेट्स आपको यहाँ ऊपर में देखने के लिए मिल जाएंगे ट्रेडिंग प्ले के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे वो सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं। एक आखिरी सवाल संध्या नारायण जी का, इनके पास सनोफी के शेयर हैं 5 शेयर, 5595 रुपये 5575 रुपये के दाम पे खरीदारी है। कल इसमें एक डीमर्जर का एक्स भी था, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए जहाँ कॉर्पोरेट न्यूज होती है वहाँ यूजुअली थोड़ा अवॉइड करता हूँ, और थॉट यहाँ पे भी वही है कि देखिए उतना लिक्विड शेयर नहीं है कि आप इसमें बहुत आराम से ले बेच कर पाएंगे, और कोई भी न्यूज या इवेंट इसको बहुत ज्यादा एक तरफ स्वे कर सकता है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके। तो संध्या जी, ये 6,800 रुपये जो दाम देख रहे हो आप, ये एडजस्टमेंट के बाद है, तो आप ऐसा घबराएं नहीं। अगर कल जो बड़ा फॉल आया था बेसिकली उसमें डीमर्जर हुआ है हॉस्पिटल कारोबार का, जिसकी वजह से आपको वो शेयर नीचे दिख रहा था, लेकिन अदरवाइज आज के दाम भी आपके उससे ऊपर है, और अगर आप रिकॉर्ड डेट पे होल्ड करते होंगे तो आपको वो शेयर भी अलॉट ज़रूर होंगे। फिलहाल अब बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आज बहुत सारी लंबी सूची पर आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लेकर आया कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल।
22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको हर छोटी बड़ी बारीकियों के बारे में बातचीत करेंगे। बाजार के टेक्निकल, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स, उसके अलावा पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन, रिस्क रिवॉर्ड, इन सब पर बातचीत होगी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी आपको दिए जाएंगे। तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी, तो आप लॉग इन कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए तमाम नंबर्स के ऊपर, तमाम डिटेल्स के ऊपर, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।